शिवाय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। कृष्णा लिंक भेजोगे क्या ग्रुप में? मैं भेजना भूल गई। कोई ना वो ज्वाइन नहीं करता विदाउट लिंक। है कोई भेज रहा है? नहीं भेज देते। माता जी मैं भेजो प्लीज भेजो। मैं भूल गई भेजना। मैं एक्चुअली सबको दिया है। अच्छा ठीक है भेज दी मैंने। चलो आप भी भेजो। आ जाएंगे माता जी। किसी किसी को ग्रुप डिस्क्रिप्शन में जाना नहीं आ रहा है तो इसलिए फिर माता जी मैंने भेजा फिर आपने भेजा काम किया ऊपर करो। से। आप में से कोई एक ना हर रोज एक लिंक भेज दिया करो 8 माता बजे। जी मैं भेजती हूँ। आप भेजो। हाँ, आप भेजो क्योंकि काफी सारी आंटी लोग है ना उनको ग्रुप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक क्लिक करना नहीं आ रहा है उनको। तो ठीक है माता जी मैं भेजती हूँ रोज। हाँ हमें भेजनी पड़ेगी लिंक। ठीक है माता जी अभी मैंने भेजा फिर आपने ऊपर से भेजा लिंक। अभी देखो जैसे लिंक भेजे आ गए कई सारे लोग। ठीक है चलो अभी हम आगे का श्लोक करते हैं। गाओगे सब मेरे साथ? भगवत गीता है तो ले लो हाथ में। हाथ में भगवत गीता लेने से सुकृति बढ़ती है। हाथ में पकड़ के रखो। इफ यू डोंट वांट स्क्रीन को देखकर रीड करना मेरे साथ। ठीक है गाओ मेरे पीछे। जया चोपपन्नम यदृच्छया चोपपन्नम यदृच्छया चोपपन्नम् यदृच्छया चोपपन्नम यदृच्छया चोपपन्नम् स्वर्गद्वारम् अपावृतम् स्वर्गद्वारम् अपावृतम् यदृच्छया चोपपन्नम् यदृच्छया चोपपन्नम् स्वर्गद्वारम् अपावृतम् स्वर्गद्वारम् अपावृतम् सुखिनः क्षत्रियः पार्थ सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धम् ईदृशम् लभन्ते युद्धम् ईदृशम् यदृच्छया चोपपन्नम् यदृच्छया चोपपन्नम् स्वर्गद्वारम् अपावृतम् स्वर्गद्वारम् अपावृतम् सुखिनः क्षत्रियः पार्थ सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् लभन्ते युद्धम् ईदृशम् यदृच्छया यदृच्छया by its own accord
by its own accord. मतलब नसीब से, ठीक है। बाय इट्स ओन अकॉर्ड मतलब अपने आप ही। च ऑल्सो, Also, Upapannam Upapannam अराइव्ड एट। arrived at. यदृच्छया चोपपन्नम का मतलब क्या है कि अपने कर्मों के रिजल्ट से ही आप यहाँ पे पहुंच जाते हो। स्वर्ग ऑफ हेवनली प्लैनेट्स, स्वर्ग Swarga of heavenly planets. द्वारम डोर, Dwaram door. अपावृतम वाइड ओपन। Apavritam wide open. मतलब दूसरी लाइन का मतलब क्या है, उनके लिए स्वर्ग के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। जो तो स्वर्ग तक अपने कर्मों के हिसाब से ही, अपने आप ही अकॉर्ड से, अपने कर्मों के रिजल्ट से स्वर्ग के द्वार तक पहुंच जाते हैं, उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुले रहते हैं। सुखी ना क्षत्रिय पार्थक, सुखी ना वेरी हैप्पी, Sukhinah very happy. क्षत्रिय Very happy. क्षत्रिय Kshatriya Kshatriyaha, members of royal family। the members the members of of the royal family. पार्थ, Partha, ओ सन ऑफ पृथा, O son of Pritha, लभन्ते Labhante, टू अचीव, to to achieve achieve युद्धम Yuddham Yuddham, और war ईदृशम Idrisham लाइक दिस। like this. ट्रांसलेशन बाय शिल प्रभुपाद। शिल प्रभुपाद की Ki जय। Jai. ओ पार्थ, O O Partha, Partha, हैप्पी आर द क्षत्रियास happy are we are the Kshatriyas, टू whom to to whom whom such fighting such fighting opportunities opportunities come onslaught, come on shore, opening for them opening for them the doors of heavenly planets। the doors of heavenly planets. देखो, इस श्लोक में कृष्ण बोल रहे हैं वो क्षत्रिय बड़े खुश होते हैं जिनके नसीब में फाइटिंग अपॉर्चुनिटी आती है, मतलब वॉर, लड़ाई करने की अपॉर्चुनिटी आती है। वो क्षत्रिय बड़े लकी होते हैं, बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि कई सारे क्षत्रिय पूरा उनका टेन्योर हो जाता है नौकरी का, लेकिन लड़ाई नहीं छिड़ती दो देशों में। तो उनकी पूरी 33 इयर्स की सर्विस, जितनी भी सर्विस होगी, उसमें कोई लड़ाई नहीं होती, तो उनको मौका नहीं मिलता देश का रक्षण करने का और स्वर्ग प्राप्ति करने का। तो जिन क्षत्रियों को फाइटिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो ये लोग क्या होते हैं, बहुत ज्यादा भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि उनके लिए स्वर्ग के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। ठीक है। पॉपॉट बाय शिल प्रभुपाद। शिल प्रभुपाद की जय। जय। कौन पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा? कल किसने पढ़ा था? माताजी निर्मिति दीदी ने। हाँ, तो कल जिसने पढ़ा था वो नहीं पढ़ेगा, दूसरा कोई तो पढ़ना। माताजी मैं पढ़ूं? पढ़ो। As supreme teachers of the world, Lord Krishna condemns the attitude कंडेम्स, कंडेम्स मतलब क्रिटिसाइज करते हैं। condemns the attitude of Arjuna, who said, "I do not find any good in this fight. शाबाश। It will cause perpetual habitation in hell." hell। हाँ। Such streams by Arjun were due to ignorance only. He wanted to become non-violent in discharge of this specific duty for Kshatriya, to be on battlefield and to be non-violent in Non-violent, to become non-violent in violent the philosophy is the philosophy facility of fools। of fools हाँ जी। in the पराशर स्मृति Parashar city or regulation religious by the codes और Parashara religious and codes the great sage and the father of Vaisadhya, and व्यासदेव Vasudev, हाँ, and it started. वेरी गुड। अभी यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्णा अर्जुन को बहुत ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कह रहे हैं
कि अर्जुन बहुत इंटेलिजेंट आर्ग्यूमेंट दे रहे थे कि अगर ये लड़ाई हुई तो सब लोगों को नर्क जाना पड़ेगा। अर्जुन के हिसाब से जो भी युधिष्ठिर महाराज की तरफ से लड़ रहा है वो सब नर्क जाएंगे, ऐसे अर्जुन का कहना था। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है अर्जुन का, वो कहाँ बोल रहा है? युद्ध भूमि में खड़े होके बोल रहा है। उसका कर्तव्य क्या है? लड़ाई करना। अब वो लड़ाई करने का कर्तव्य निभाने के एग्जैक्टली ऑपोजिट कह रहा है, मैं नॉन वायलेंस करूंगा, मतलब मैं अहिंसा करूंगा। ये तो ऐसे हो गया कि प्रभुपाद के पापा ने कपड़े की दुकान खोली थी, वो कॉटन के तागे के सारे कपड़े बेचते थे, और वहां पे ढेर सारे चूहे आ गए और उन्होंने चूहों को सारे कपड़े खाने दिए उनको उनको नॉन वायलेंस करने दिया। तो आपको लगेगा ये कोई इंटेलिजेंट स्टेप है? किसी की भी दुकान में आकर चूहे अगर सब कुछ खा के चले जाते हैं तो क्या इंटेलिजेंट स्टेप है वो? देना चाहिए क्या चूहों को सारे कपड़े खाने देने चाहिए दुकानों में? नो नहीं माता जी। माता जी। अगर कोई मिठाई की दुकान है, मिठाई की दुकान में छिपकली आती है, कॉकरोच आते हैं और चूहे, वो अंदर का दरवाजा बंद नहीं करते और सारी मिठाई खाने का उनको परमिशन दी जाती है रात को। तो ऐसा नॉन वायलेंस फॉलो करके फायदा है क्या? नहीं माता नो जी। माता देखो, एनिमल्स को बचाने जाएंगे, चूहे को, कॉकरोच को, छिपकली को बचाने जाएंगे, मरेंगे तो इंसान ना, फिर तो हिंसा तो होगी होगी ना, ये न कहना प्रकार है ना, हाँ या ना? यस माता जी। तो ऐसे फालतू के अहिंसा के लिए ये नहीं करना चाहिए, साइड नहीं लेनी चाहिए फालतू की अहिंसा की। ठीक है, फालतू की अहिंसा किसने की थी? गांधी जी ने भी तो ऐसी ही अहिंसा दिखाई थी। उनकी वजह से कितना वायलेंस हुआ था, ब्रिटिशर्स को कितनी ये मिल गई थी, हिम्मत हो गई थी कि जो भी सिर्फ लाठी लेके चल रहे हैं उन पे अटैक करने की, उनके पास बहुत हिम्मत हो गई थी। उनको कुछ नहीं, हार्डली 2-3 ऑफिसर थे जिनको बुरा लगता था, लेकिन बाकी 20 ऑफिसर थे वो तो गन लेकर सबको मारने के लिए तैयार हो जाते थे। जालियनवाला बाग कर दिया इन लोगों ने। फिर जब देखो खेती, कॉटन की खेती करते थे, वहां पे बहुत मारते थे लोगों को, पीछे मतलब पीठ पर मार मार के 22 घंटा काम कराते थे। छोटा बच्चा, 5 साल का बच्चे से लेकर 80 साल के बूढ़ों तक कॉटन की खेती, मतलब अगर वो 7 घंटे ही काम कर सकता है कोई इंसान, 4 घंटे काम कर सकता है, 7 घंटे, उससे 16-16, 22-22 घंटे तक कपड़े सिलवाती थी ब्रिटिश सरकार। और इधर देखा जाए तो वही कपड़े की धोती पहन के गांधी जी और उनके सारे फॉलोअर्स अहिंसा का बोलबाला कर रहे हैं, चले जा रहे हैं रोड पे, चले जा रहे हैं, लेकिन पीछे ही ब्रिटिशर्स के 15 से 20 ऑफिसर्स अलग अलग गांव में सबको पिटाई कर रहे हैं, सबका खून निकाल रहे हैं पीठ से, वो भी चाबुक से मार रहे हैं। तो ऐसा जो अहिंसा होती है ना, अहिंसा यूज नहीं करनी चाहिए गलत तरीके पे। अगर कोई अन्याय कर रहा है तो हिंसा यूज करनी पड़ती है, देश का रक्षण करना हमारा कर्तव्य बनता है। वैसे ही अगर चूहे हिंसा कर रहे हैं, छिपकली हिंसा कर रही है, सांप आ जाता है घर में, वो भी हिंसा कर सकता है, कॉकरोच हिंसा कर सकता है, लाल लाल चींटियां हिंसा कर सकती है। तो ऐसी हिंसा को भुगतना नहीं चाहिए। इनको अपना अपना रास्ता दिखाने का मार्ग कुछ ना कुछ ढूंढ लेना चाहिए। और वो अगर हिंसा का मार्ग है तो हिंसा ही सही। अगर सांप घर में आया तो कोई ये बोलेगा अहिंसा अहिंसा, सांप को मत मारो, सांप को मत मारो, घर में पाल के रखोगे? सांप के बच्चे हो जाएंगे, 2-3 बच्चे रखोगे घर में, सांप के बच्चों को भी? फिर नहीं रखोगे ना, रखोगे क्या? यस, नो माता जी। सो नो माता जी। वेरी गुड। सो आप लोग बड़े होके, हो सकता है आप अमेरिका चले जाओ, आप लोगों में से कोई यूरोप जाएगा, कोई फ्रांस जाएगा, जर्मनी जाएगा, अमेरिका जाएगा, कोई साउथ अफ्रीका जाएगा, ऑस्ट्रेलिया जाएगा, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में आपको कभी जाना पड़ा और वहां पे लोगों ने कहा कि आपका तो होली बुक है, वो तो हिंसा एडवोकेट करता है, तो उसको सीधे बोल देना कि भैया तेरे घर में सांप आएगा तो तू क्या हिंसा करेगा या अहिंसा का बोलबाला करेगा? ठीक है, क्या जवाब दोगे उनको? तुम्हारे घर में सांप आया तो तुम क्या करोगे? तुम्हारे घर हिंसा में करोगे सांप या आया, अहिंसा करोगे? हिंसा वैसे, करोगे या हाँ, शाबाश। करोगे? तो ऐसे जो सांप होते हैं उनको मारना ही अहिंसा होती है, सांपों को मारना ही पड़ता है। ठीक है, सो फॉर क्षत्रिय टू बी ऑन बैटल फील्ड
क्षत्रिय को अहिंसा शोभा नहीं देती, वो भी एकदम लड़ाई के मैदान पर। आज अगर इजराइल ने बोला कि हम तो भाई अहिंसा में विश्वास रखते हैं, तो इजराइल की सारी जनता मरेगी या नहीं मरेगी? इनोसेंट बच्चों की किलिंग होगी या नहीं होगी? होगी ना। होगी माता जी। सारी होगी औरतों की किलिंग होगी। बूढ़े बूढ़े जो जिन्होंने पूरी अपनी जिंदगी इजराइल के रक्षण में बिताई है, इजराइल में उन्होंने धर्म अपना स्थापित किया है, किसी किसी लोगों ने प्रे किया है भगवान को, अपना अपना घर बनाया है, बिजनेस बनाया है, कोई नौकरी कर रहा है, अगली पीढ़ी के लिए कुछ ना कुछ बना के रखा है, सब सब ऑन द स्पॉट मरेंगे। तो उन्होंने हिंसा दिखानी चाहिए या अहिंसा दिखानी चाहिए? बताओ। बच्चों का माता जी रक्षण हिंसा। करना चाहिए। हाँ, तो इजराइल ने बच्चों का रक्षण करना चाहिए, करना यस चाहिए। माता जी। औरतों का रक्षण करना चाहिए, यस माता जी। और अपने बूढ़े माता पिता का रक्षण करना चाहिए। यस माता जी। अब इसकी वजह से अगर पैलेस्टाइन हमास के लोग मरते हैं तो क्या करना पड़ेगा? मारना पड़ेगा। अब वो कंट्रीज जो है वो अपने सिविलियंस को पकड़कर ढाल बना रहे हैं, वो उनकी गलती है, उन्होंने नहीं लेना चाहिए, लेकिन सिविलियंस को वो हॉस्टेज ले रहे हैं और ऐसे दिखा रहे हैं कि आप हम पे अटैक करोगे तो हमारे सिविलियन आप मार रहे हो। ये खुद ही जाकर हॉस्पिटल में छिप रहे हैं, हॉस्पिटल में छिप रहे हैं, तो इनको बम डालने पड़ रहे हैं हॉस्पिटल पे। आप क्यों जा रहे हो हॉस्पिटल में छिपने के लिए? आपकी आर्मी है, आप आर्मी हो तो आप बॉर्डर पे लड़ो, आप हॉस्पिटल में जाके क्यों छुप रहे हो? फिर आपके बीमार लोग, आपके सिविलियंस तो आपकी वजह से मर रहे हैं। अगर आज इंडियन आर्मी के सारे ऑफिसर्स और सारे सोल्जर्स हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आके छिप गए, तो क्या हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे अटैक नहीं होगा? होगा लड़ाई माता किसके जी। साथ होती है? बॉर्डर उनके साथ होती है ना। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? अपने देश के लोगों के प्रति भी इंटीग्रिटी नहीं है, प्यार नहीं है, अपने मातृभूमि से प्यार नहीं है, अपने मातृभूमि के भाई बहनों से प्यार नहीं है, अपनी जाति के लोगों से प्यार नहीं है, अपने धर्म के लोगों से प्यार नहीं है, तो आप किसके भाई हो, किसके बहन हो? ऐसे करके फिर ये लोग खुद जाके हॉस्पिटल में छुप रहे हैं, खुद जाके इसमें मस्जिद में छुप रहे हैं। तो होता क्या है फिर कि इन पे अटैक करना इजराइल को पड़ता है, ऑप्शन नहीं है उनके पास कोई, क्योंकि उनकी आर्मी को मारने के लिए उनको ढूंढना पड़ रहा है, कहाँ बैठे है कहाँ बैठे है, फिर अटैक करना पड़ रहा है। फिर वो लोग क्लेम कर रहे हैं कि इजराइल जो है इनोसेंट लोगों की किलिंग कर रहा है। ऐसा नहीं है, जहां पे आर्मी होगी वहीं पे बमबारी होगी। तो आर्मी ने खुद एकदम करेजियस होकर बॉर्डर पे आना चाहिए, ना कि सिविलियंस को ढाल बनाकर पकड़ना चाहिए सामने, ये सोचकर कि कोई सिविलियंस को नहीं मारेगा तो हम बच जाएंगे। ना भैया, आप सिविलियंस को अगर ढाल बनाकर पकड़ोगे तो आप पे तो अटैक करना बनता है, क्योंकि इजराइल को अपने बच्चे बूढ़े और औरतों को बचाना है। इजराइल गई नहीं थी किसी के ऊपर अटैक करने के लिए, बाकी देश आए हैं उन पे अटैक करने के लिए, उनको वो भूमि चाहिए, उनको पूरा अपना धर्म फैलाना है। सो ऐसे करके अधर्म, आप अधर्म होता है अगर आप अहिंसा बोलते हो, युद्ध भूमि पर अहिंसा अहिंसा अहिंसा, तो आप तो अधर्म कर रहे हो। तो पराशर स्मृति जो है, पराशर स्मृति में क्या लिखा है? पराशर मुनि जो है उन्होंने क्या लिखा है? द ग्रेट सेज व्यासदेव जी के पिताजी थे पराशर मुनि, ठीक है जी। पराशर मुनि ने सत्यवती, महारानी सत्यवती को ये दिया था, वर दिया था कि तुम्हारे पेट से एक बहुत बड़ा भगवान के इनकारनेशन निकलेंगे, इंटेलेक्चुअल इनकारनेशन। तो पराशर मुनि की सेवा करने के लिए सत्यवती ने जन्म दिया बच्चे को, और वो निकले शिला व्यासदेव जी, इंटेलेक्चुअल इनकारनेशन। तो पराशर स्मृति लिखी गई है पराशर मुनि ने। वो कहते हैं कि क्षत्रियो ही प्रजा रक्षण शास्त्र पनिहि प्रदंदयन निर्जित्य पर संयादि क्षितिम धर्मे न पालयेत। तो पराशर मुनि ने शिला व्यासदेव जी को जन्म दिया, क्यों दिया? क्योंकि उनको पता था आगे जाकर जो है विचित्र वीर्य को बच्चे नहीं होने हैं। तो विचित्र वीर्य को बच्चे नहीं होने तो धृतराष्ट्र और पांडु को आने के लिए शिला व्यासदेव की मदद लगेगी। तो इसलिए पराशर मुनि को राज्य की चिंता थी, आगे जाकर क्षत्रियों ने रक्षण कैसे करना चाहिए, बहुत आगे की सोच थी पराशर मुनि को। इसलिए उन्होंने शिला व्यासदेव जी को इनवाइट किया प्लैनेट पर, ताकि वो इनका जो वंशज है वो आगे बढ़ाते रहे। तो क्षत्रिय ड्यूटी इज टू प्रोटेक्ट द सिटीजन्स फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ डिफिकल्टीज।
फॉर द रीजन ही हैज टू अप्लाई वायलेंस इन सुटेबल केसेस फॉर लॉ एंड ऑर्डर। तो क्षत्रिय का ड्यूटी होती है उसको हिंसा लॉ एंड ऑर्डर के लिए अप्लाई करनी पड़ती है। अगर आप लोग कल को कार चलाने लग गए और रेड लाइट पे रुके भी नहीं, और रेड लाइट पे रुके नहीं, कोई फादर जा रहे हैं अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए और आपने कार से डैश किया, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, पुलिस ऑफिसर्स है, वो तो आपको जेल में डालेंगे ही डालेंगे कि कैसे कार चला रहे हो आप, आपको दिखता नहीं पिताजी बच्चों को लेकर जा रहे हो और आप डैश कर रहे हो का एक बाइक को। ऐसे करके लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हिंसा करनी पड़ेगी, जेल में डालेंगे, थोड़ी पिटाई करेंगे। तो इस तरीके से हिंसा करनी पड़ती है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। बिना हिंसा के लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं होता। आप स्कूल में देखो, जो बच्चे बिल्कुल नहीं सुनते उनको क्लासरूम के बाहर खड़ा किया जाता है, क्योंकि वो सुनते ही नहीं है, तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए उनको पनिश किया जाता है। तो एजुकेशन में भी ये यूज होता है, हर जगह लॉ एंड ऑर्डर के लिए यूज होता है। हमारी प्रकृति भी यूज करती है, पृथ्वी माता भी देती नहीं है अनाज। अगर बहुत पाप होने लगे तो पृथ्वी माता भी भूकंप कर देती है, कभी सुनामी कर देती है, कभी बहुत ज्यादा इंद्र देवता बारिश कर देते हैं, बड़ा ज्यादा आदि भौतिक क्लेश कर देते हैं। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए थोड़ी पनिशमेंट की, हिंसा की जरूरत होती है। Therefore, he has to conquer the soldiers of kings with religious principles. He should rule over the world. तो he has to conquer the soldiers. तो जो भी क्षत्रिय है उसको क्या करना पड़ता है, जो सोल्जर्स है, ऑपोजिट देश के सोल्जर्स है और जो एनवियस किंग्स है, तो उनको उनको ये करना पड़ता है, कैप्चर करना पड़ता है और फिर वर्ल्ड पे रूल करना पड़ता है। इंडिया भी जब लड़ाई चल रही थी कारगिल की, उसके बाद एक बार इंडिया बलूचिस्तान तक पहुंचा था, लेकिन इंडिया ने बिल्कुल भी ये नहीं किया, उनका कैपिटल को भी उन्होंने लिया नहीं। इंडिया एज इट इज वापस आया। पाकिस्तान पे इंडिया ने हमला किया, लेकिन उनकी जमीन ली नहीं। वो वापस आए और अपनी बॉर्डर की रक्षा कर रही थी इंडिया। तो इंडिया ने कभी उनकी जमीन लेने की इच्छा भी नहीं दिखाई, पाकिस्तान की इच्छा करी नहीं। इसका मतलब क्या, आप उनके सोल्जर्स को कॉन्कर करो और फिर उनको ही उनकी देश संभालने के लिए दे दो, आप अपना अपना देश संभालो, जैसे श्री राम जी ने किया। तो हमारा देश, वी आर वेरी लकी कि हम इंडिया में जन्म लिया है। आप विश्वास नहीं करोगे, मुझे ये समझ में नहीं आता लोग क्यों जाते हैं बाहर के देश में। हमारा देश इतना अच्छा है, इतना ज्यादा अच्छा है। चाहे तो 2 मिनट में श्रीलंका अपना हो सकता है, बांग्लादेश अपना हो सकता है, नेपाल अपना हो सकता है, पाकिस्तान भी अपना हो सकता है। ये 4 देश इंडिया के हाथ में, लेकिन इंडिया अटैक नहीं करता। श्री राम जी गए, लंका पे अटैक किया, वाइफ लेकर वापस आए। उन्होंने लंका पे विभीषण को, अब श्री राम जी के जो संस्कार है ना, इतने रग रग में दौड़ रहे हैं हमारे देश के लोगों के। तो इतने सारे पॉलिटिशियंस है, इतने सारे राज्यसभा लोकसभा में काम करते हैं ये लोग, किसी के मन में नहीं आता कि दूसरे का देश को हथियाना चाहिए। सब लोग यही कहते हैं कि नहीं, उनको उनको अपना अपना करने दो, हम अपने अपने देश को संभालेंगे, हमें कोई और देश चाहिए नहीं। तो सोचो, हमारे देश की पूरी, कितनी भी एक पार्टी दूसरे पार्टी से लड़े, लेकिन हमारी एक भी पार्टी दूसरे देश को हथियाने के बारे में नहीं सोचती। तो कितनी सात्विकता है टोटल पॉलिटिकल सारे लोगों में। इतना तो श्री राम जी के संस्कार इतने ज्यादा रोम रोम में, खून खून में घिरे हुए हैं इंडियंस के। वी आर सो लकी कि हमने भारत भूमि पर जन्म लिया है, और हमने भारत भूमि छोड़कर सच में नहीं जाना चाहिए बाहर के देश में। जितना बाहर के देश में जाते हो, विश्वास नहीं करोगे, इतना मन विचलित रहता है, आनंद नहीं मिलता। कितना भी आप प्रोग्राम्स अटेंड करो, जाप करो, कीर्तन करो, लेकिन अंदर ईर्ष्या इतनी रहती है, कंप्लेन्स रहते हैं एक दूसरे के प्रति, लड़ाई होती रहती है, जेलसी रहती है, और अंदर कितना भी पैसा कमाओ वो कम पड़ जाता है। उन लोगों के टैक्सेस ही बहुत ज्यादा होते हैं। तो वहां पे, यहाँ पे इंडिया में अगर आप बिजनेस करोगे तो भी आप साल के 2-3 करोड़ कमाकर आराम से अच्छे से रह सकते हो, और साथ साथ अपना घर बना सकते हो, 2 फ्लैट बना सकते हो, बच्चों का अच्छे से कर सकते हो। वही फॉरेन में जाकर नौकरी करोगे, 10 साल बाद भी आपकी सेविंग 2 करोड़ से 5 करोड़ ही रहेगी। भले आप साल के 2 करोड़ 5 करोड़ कमा रहे हो, आपके टैक्स में इतना जाएगा, एजुकेशन में इतना जाएगा, बिल्स भरने में इतना जाएगा, आपका हेल्थ इंश्योरेंस इतना जाएगा। आप बीमार पड़ो ना पड़ो, फिर भी हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जाता है आपका। तो आपकी सेविंग
हार्डली मैंने खुद देखा है कितने सारे लोग हैं उनकी 10 साल के बाद भी सेविंग हार्डली 1 करोड़ 2 करोड़ होती है। 10 साल अमेरिका में काम करने के बाद भी आपके पास इतना कम सेविंग कि आप इंडिया आकर सिर्फ एक 2-3 BHK एक पॉश लोकेलिटी में ले पाते हो। उससे ज्यादा आप कुछ कर नहीं पाते क्योंकि बाकी जगह पर क्राउडेड हो गए, इंडियंस तो अपना अपना ले लेंगे फ्लैट। तो इसलिए बाहर जाके भी ऐसा कोई बहुत तीर मार के वापस आए ये नहीं कर रहे। अच्छा, वहीं पे अगर घर लेना है तो कर्जे में 25 साल तक कर्जा ही चलता रहता है घर का। 25 साल बाद गवर्नमेंट नोटिस भेज देती है कि अपने घर का जो है मरम्मत कर लो। अगर आपके घर का गैस की पाइपलाइन है उसकी आपने रेनोवेशन और अपकीप के लिए मेंटेनेंस का पैसा आपने सरकार में जमा नहीं किया, अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स है उसके मेंटेनेंस का पैसा आपने जमा नहीं किया, सपोज आपका खुद का घर है फिर भी गवर्नमेंट को आपको जमा करना पड़ता है पैसा, इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स के मेंटेनेंस, गैस पाइपलाइन का मेंटेनेंस, फिर आपने पानी का मेंटेनेंस, फिर आपका डस्टबिन का, गार्डनिंग का, आपका फेंसिंग है उसका, कलरिंग, इतना सब कुछ तो देकर वापस इतना पैसा जाता है कि वापस यू आर बैक टू स्क्वायर वन, फिर से आप उसी का भरते रहते हो पैसा। तो जितना इकट्ठा किया है वापस 25 साल तो उस घर में रह लिया, वापस मेंटेनेंस कॉस्ट गवर्नमेंट को दे दी, अब हर महीने वापस आप उतना ही दे रहे हो। सो ऐसा कुछ वहां पे भी लाइफ मार्जिन वाइज देखोगे ना आप, तो वहां पे भी ऐसी कोई बहुत लैविश लाइफ होती नहीं है। थोड़ा सा क्लेanलीनेस मिलेगी आपको, और आपको अगर बहुत इंट्रोवर्ट हो, आपको लोग ही पसंद नहीं है, ज्यादा किसी के साथ बात करना ही पसंद नहीं है, तो आपको वो देश अच्छा लगने लगता है क्योंकि कोई आपको डिस्टर्ब ही नहीं करता। आप रात के 11-11 2-2 बजे तक टीवी देखोगे, बाहर क्लब में घूमोगे तो भी कोई पूछने वाला आएगा नहीं, आप छोटे छोटे कपड़े पहन के घूमोगे तो भी कोई पूछेगा नहीं। अगर किसी को सच में ऐसे जीना है जिंदगी पापी और कोई पूछने वाला ही नहीं है तो वो कंट्री अच्छी है। नहीं तो इंडिया बहुत अच्छा है, इंडिया में आप उससे भी डबल कमा सकते हो। इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री में ज्यादा कमाने का अपॉर्चुनिटी होती है एज कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्री। डेवलप्ड कंट्री में बिल्डिंग्स बन चुके हैं, घर बन चुके हैं, अब क्या कहाँ पे पैसा कमाएंगे वो लोग। उनको भी मार्केट, अमेजोन वगैरह बड़ी कंपनीज इंडिया में फैला रही है अपना मार्केट। क्यों आ रही है इंडिया में? क्योंकि वहां का मार्केट सैचुरेट हो चुका है, तो वहां पे अपॉर्चुनिटीज भी कम हो जाती है। तो इस भ्रम में मत रहना कि बाहर जाकर आध्यात्मिक उन्नति भी अच्छी होगी और इकोनॉमिक सुख भी बहुत ज्यादा मिलेंगे। जितना वहां पे मिल सकता है ना उससे बेटर लाइफ आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्रिएट कर सकते हो। अच्छे से 3-4 हेल्पर रख सकते हो, गार्डनर रखो, कुक रखो, आप एक नॉर्मल आपका हेल्पर रखो साफ सफाई के लिए, प्लस एक ड्राइवर रखो, एक बॉडीगार्ड रखो, उतने खर्चे में आपको यहाँ पे बहुत अच्छी लाइफ मिलेगी। सो ऐसा कभी नहीं समझना कि इंडिया में कम 35,000 की सैलरी है, वहां पे 3.5 लाख। मैं पंजाब में जब मैं थी पोस्टेड तो मैंने देखा, मेरा असिस्टेंट था वो बीकॉम कर रहा था और बीकॉम करते करते मैं उसको देती थी सैलरी, चलो आप इसमें से अपनी फीस भर देना, लेकिन उसको कनाडा जाकर पेट्रोल पंप पे काम करना था। मैंने कहा आप यहाँ पे तो अच्छा काम कर रहे हो असिस्टेंट का, आपको क्या जरूरत है, अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है, बीकॉम के बाद आप एमबीए कर लेना, फिर आगे मैं यहाँ से पोस्टिंग आउट चली जाऊंगी तो आप यहीं पे अपना क्लिनिक संभालना, मैं और किसी को यहाँ पे रख के जाऊंगी। तो नहीं, उसको वो नहीं पसंद, उसको महीने के 35,000 नहीं चाहिए, उसको जाना है कनाडा 3.5 लाख पेट्रोल भरने के पैसे कमाने, उसको महीने के सिर्फ पेट्रोल भरना है गाड़ियों में और 3.5 लाख कमाना है। मैंने कहा अच्छा आप 3.5 लाख कमाओगे फिर आप कहाँ पे रहोगे बेटा? तो कहता कि जी मैम मैं अपने चाचे के घर में रहूंगा, चाचा का पास रूम है पेट्रोल पंप के पीछे। मैंने कहा अच्छा कितना बड़ा रूम है? कहता एक छोटा सा रूम है, उसमें हम 4 लोग बंकर बेड्स लगा के रखते हैं। अच्छा फिर आप कब तक ऐसे रहोगे? चल रहा है, तब तक चल रहा है। फिर मैंने कहा शादी हो जाएगी तो कहाँ शिफ्ट हो जाओगे? फिर दूसरी रूम, कोई एक रूम देख लेंगे जहाँ पे अटैच किचन भी होता है, बाथरूम भी होता है, वहीं पे बेड लगा होता है। मैंने कहा बीवी के साथ एक ही रूम में रहोगे? अच्छा हाँ। फिर धीरे धीरे बढ़ेगी, वो लोग भी 3.5 लाख का 4.5 लाख कर लेंगे। मैंने कहा तो प्लान क्या है? या तो कुछ नहीं, 15 साल बस पेट्रोल भरना है। आई वॉज रियली शॉक्ड, बिकॉज ये क्या है प्लान? कनाडा जाके आपको 3.5 लाख 4.5 लाख पेट्रोल भर, आप दिमाग नहीं लगाना इसलिए आपको वहां जाना है? इससे अच्छा तो आप यहाँ पे दिमाग वाला कुछ काम करो। 50,000 शुरुआत में सैलरी होगी, बढ़ते बढ़ते तो 2.5 लाख भी हो जाएगी आपकी, यहीं पे आप अच्छा घर लेकर
कंपाउंड वाला घर लेकर रह सकते हो, थोड़ा थोड़ा अच्छी लाइफ हो सकती है आपकी, लेकिन नहीं। तो छोटे बच्चे जो होते हैं ना 10th के 12th के, वो अट्रैक्ट हो जाते हैं बाहर के कंट्रीज से। मैं ये नहीं कहूंगी मैं नहीं हुई थी, मेरे को भी अट्रैक्शन हुआ था जब मैं छोटी थी। तब मुझे जाने के बाद पता चला कि कुछ नहीं रखा यहाँ पे, इंडिया बेटर है। सो मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, जाके आना चाहिए, एक बार एक्सप्लोर करो, जाओ, लेकिन वापस भी आओ। 10 साल रहना है 10 साल रहो, रहना है तो इस इंटेंशन से रहना कि मैंने वापस जाना है, धाम जाना है, मैंने वृंदावन जाके रहना है, मैंने इतना कमाना है, अच्छे से तपस्या करनी है, वहां पे जाके भी फालतू खर्चा नहीं करना है, पैसे साइड में रखने हैं, मम्मी पापा को दे देने हैं, मम्मी पापा सेविंग करते रहेंगे, मम्मी पापा मेरे लिए धाम में घर लेके रखेंगे, मम्मी पापा को सारी अपने भेजते रहना, मम्मी पापा अच्छे से आपका सेविंग करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, वापस आना है, धाम में रहने के लिए आना है, परमानेंटली नहीं रहना वहां पे। क्यों नहीं रहना? क्योंकि इट डजंट मेक सेंस टू गो अवे फ्रॉम अ कंट्री जहाँ पे इतने अच्छे राजा है जो दूसरों के देश पे अटैक करके अपना जमीन हथियाना नहीं चाहते। जिस कंट्री में भी आप जाओगे ना, उस कंट्री में उनके खून में है कि वो दूसरे की जमीन हड़पाना चाहते हैं, दूसरे का मार्केट अक्वायर करना चाहते हैं, दूसरे का प्रॉफिट लेना चाहते हैं, दूसरों का नुकसान करना चाहते हैं। तो आपको भी वो लोग जीने नहीं देंगे, आपको बोलेंगे कि यू विल गेट $10,000 $20,000, बट 20,000 दे के $15,000 वापस कैसे लेने हैं उनका प्लान बन चुका होता है। आप अगर यूनिवर्सिटी में भी अगर पढ़ाई करने के लिए जाते हो तो यूनिवर्सिटी में कहेंगे आ जाओ स्कॉलरशिप पे, आ जाओ स्कॉलरशिप पे, आ जाओ, $25,000 की स्कॉलरशिप दे रहे हैं हम आपको। 25,000 स्कॉलरशिप की डॉलर की स्कॉलरशिप देंगे, लेकिन आपका अकोमोडेशन ही $25,000 तक जाता है। 25 लाख आपके अकोमोडेशन में जाते हैं, ऊपर के 10 लाख और अकोमोडेशन में, रहना खाना पीना। और तो कॉलेज की फी माफ हो गई, लेकिन आप आसपास के बिल्डिंग्स में जहां पे जाके रह रहे हो और वहां के पैसे भर रहे हो, उसका टैक्स गवर्नमेंट को जा रहा है। तो गवर्नमेंट को ये न कहना प्रकार है ना, अगर कॉलेज नहीं भरेगा आपका टैक्स, तो ये जो बिल्डिंग के ओनर है, जो कॉलेज ने ही बिल्डिंग बनाई है, कॉलेज के ओनर नहीं, वो वहां से टैक्स गवर्नमेंट को जा रहा है। तो आपको ऐसे बस भ्रमित किया जाता है कि आपको स्कॉलरशिप पे हम बुला रहे हैं, उनकी इकोनॉमी रन होती है। अभी देखो यूके का, यूनाइटेड किंगडम का ब्रेक्सिट हुआ, सारे देश ऐसे ऐसे टूट गए उनके, ठीक है, यूनिटी नहीं रही। ब्रिटेन तो वैसे भी इकट्ठा रहना ही नहीं था, ब्रिटिशर्स ने हम पे अटैक किया था, तो ब्रिटिशर्स में वैसे भी यूनिटी रहनी नहीं थी, तो उनके देश टूट गए। इमीडिएटली ब्रिटिशर्स ने फिर वहां के लोकल लोगों को, काफी सारे डॉक्टर्स को भी निकाला नौकरी से। साथ साथ उन्होंने एडमिशन्स बढ़ा दिए, मेडिकल, हमारे यहाँ मेडिकल के लिए आ जाओ, हम फ्री की स्कॉलरशिप दे रहे हैं, हमारे पास एमबीए के लिए आ जाओ, फ्री की स्कॉलरशिप दे रहे हैं। और यहाँ से इंडियन बच्चे जा रहे हैं कर्जा ले लेके, माँ बाप का जमीन बेच रहे हैं, माँ बाप अपनी कार बेच रहे हैं, अपना घर मॉर्टगेज पे डाल रहे हैं बैंक में, और बच्चों को भेज रहे हैं वहां पे। तो यहाँ का पैसा इवेंचुअली ब्रिटेन में ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा कम पड़ गया, खत्म ही हो गया उनका पैसा। जो इंडिया से लूट के गए थे वो तो कम पड़ रहा है, तो उनको उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस जो फ्री में देते थे, वो हेल्थ इंश्योरेंस उन्होंने देना बंद कर दिया। अब टैक्स लगने लगा उनकी सिटीजन्स पे। तो ऐसे करके, मुझे पता नहीं आपको कितना समझ में आ रहा है, बट दिस इज अ वेरी गुड मेथड ऑफ अब्रॉड कंट्रीज, कि यूनिवर्सिटी के नाम पे यहाँ से 8 लाख की फी ले लो, 25 लाख की फी ले लो, स्कॉलरशिप के नाम पे अकोमोडेशन के पैसे ले लो, और कॉलेज की स्कॉलरशिप फ्री। अब वो अकोमोडेशन वाला बोलेगा मेरे पास 25 लाख आए हैं, कॉलेज, आप कॉलेज की स्कॉलरशिप दे रहे हो, तो 25 लाख डिवाइड बाई 2, जितना भी 12.5 लाख मैं रखता हूँ, 12.5 लाख आप रखो। ऐसे करके 50-50% आपस में बांट लेते ये लोग। अकोमोडेशन वाला अपना ले लेगा आधा 50%, और कॉलेज को बोलेगा आपकी वजह से स्टूडेंट हमारे यहाँ पे आ रहे हैं रहने के लिए, तो हम 50% आपको दे देंगे। तो दोनों की जीत हो जाती है, इनका टैक्स गवर्नमेंट को जाता है, तो उनकी इकोनॉमी रन होती है, उनके देश यहाँ के स्टूडेंट्स के ऊपर चलते हैं। तो आप समझो इस बात को कि इंडिया इज अ वेरी गुड कंट्री, डेवलप हो रही है, डेवलप करते वक्त आपको बहुत ज्यादा चांसेस है आगे बढ़ने के। यहाँ पे आप साइंटिस्ट बन सकते हो, पॉलिटिशियन बन सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव क्षत्रिय लेवल पे जा सकते हो, आपको वैश्य बनना है तो वैश्य के लिए भी बहुत अच्छी है। आजकल इंडिया को स्टार्टअप्स के लिए बहुत अच्छे से हमारे प्राइम मिनिस्टर मोटिवेट कर रहे हैं। क्षुद्रों के लिए तो पहले से ही इंडिया अच्छी थी, जब से कलयुग शुरू हो गया है, जब से ब्रिटिशर्स आए थे, मुगल आए थे, तब से तो क्षुद्र ही क्षुद्र बना डाला उन्होंने सबको, ब्राह्मणों को भी क्षुद्र बना डाला, क्षत्रियों को भी क्षुद्र बना डाला।
वैश्य को भी क्षुद्र बना डाला। तो अभी जाकर वापस वैश्य कम्युनिटी उभरने लगी है, क्षत्रिय कम्युनिटी थोड़ी सी बढ़ने लगी है। ऐसे करके ब्रिटिशर्स जाने के बाद क्षत्रिय और वैश्य कम्युनिटी बढ़ने लगी। इतने साल क्षत्रिय कम्युनिटी बढ़ी, 60 साल तक। अभी जाके वैश्य कम्युनिटी बढ़ रही है। तो अभी वैश्य कम्युनिटी बढ़ रही, ब्राह्मण तो भूल ही जाओ, ब्राह्मण तो सिर्फ गौड़ीय वैष्णवी है और कोई नहीं है। तो इस तरीके से अभी जाकर टाइम आया है जहां वैश्य कम्युनिटी को बहुत बढ़ावा मिल रहा है कंट्री में हमारे, और हमारी कंट्री में बहुत पॉपुलेशन ज्यादा है। तो ऐसा कभी टाइम नहीं आएगा जहाँ पे बूढ़े लोगों का टेक केयर करने के लिए कोई नहीं है। हर रोज बच्चे जन्म रहे हैं, तो बूढ़े लोग कभी अनसपोर्टेड नहीं रहेंगे। अगर खुद के बेटे ने भी अपने माँ बाप को छोड़ दिया तो पड़ोस का बेटा आकर टेक केयर कर लेगा, मामे का बेटा आएगा, चाचे का बेटा आएगा, ताई जी का बेटा आएगा, कोई ना कोई तो आएगा, मौसा जी का बेटा आएगा, वो टेक केयर कर लेगा, क्योंकि हमारे पास यंग पॉपुलेशन हमेशा ही ज्यादा रहेगा। तो इंडिया बहुत सेफ है। आगे जाकर आपके बच्चे कलयुगी प्रोडक्ट निकले और उन्होंने बोला मैंने तो जाना है बाहर के देश में, मैंने तो घूमना है घूमना है, मैंने नहीं आपका टेक केयर करना। आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं। इंडिया का कल्चर ही इतना अच्छा है कि बहुत सारे आसपास के आ जाते हैं टेक केयर करने के लिए, क्योंकि सबके हृदय में कंपैशन होता है। ऐसा आपको बाहर के देश में नहीं मिलेगा। महाराज ने जब वानप्रस्थ लिया था तो वो अकेले अपने ओल्ड एज होम से वॉक करते करते मंदिर तक जाते थे, कोई उनको लिफ्ट भी नहीं देता था। फिर बारिश में अकेले चल के आते थे, और वो बंकर बेड्स होते थे उसके ऊपर चढ़ के सोना, उनको चढ़ना नहीं आता था, वजन ज्यादा था, बूढ़े थे वो, तो वो नीचे बारिश में ठंडे ठंडे कपड़ों में नीचे सोते थे। नो बडी वॉज टेकिंग केयर। इतनी बुरी हालत है बाहर के देश में। दे आर कॉल्ड एज ब्लू ब्लडेड पीपल। क्यों ब्लू ब्लडेड? क्यों? टेक केयर नहीं, इतना कंपैशन नहीं दिखाते। आप अगर पूछोगे ना कि ये रोड का लेफ्ट कहा जाता है, राइट कहा जाता है, दे विल नॉट टॉक। उनके हिसाब से तो सारे ब्राउन लोग आतंकवादी होते हैं। तो इसलिए अपना कंट्री बहुत अच्छा है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमारी कंट्री अच्छी रहेगी। हो सकता है यहाँ पे लड़ाई झगड़े हो, कोई ना कोई आपको हमेशा पीछे खींचने की कोशिश करे, 10 रुपए की जगह आप 6 रुपए ही कमाओ, लेकिन आध्यात्मिकता इट विल बी फॉर योर हाईएस्ट स्पिरिचुअल बेनिफिट। आप थोड़े से कृष्ण से क्लोज हो। अभी देखो अक्टूबर नवंबर आएगा, आपको लगता है कि हाँ ठीक है, 10 घंटे की जर्नी ट्रेन से करो, 7 घंटे की जर्नी ट्रेन से करो, 2.5 घंटे की जर्नी फ्लाइट से करो, धाम पहुंच जाओगे। इतनी पॉसिबिलिटी तो है। अमेरिका से आने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, 30 घंटे बैठना पड़ेगा। बेबी 30 घंटे बैठेगा या नहीं बैठेगा? मेरे बूढ़े पिताजी 30 घंटे बैठेंगे या नहीं बैठेंगे फ्लाइट में? वापस आते वक्त वापस 30 घंटे, बीच में फ्लाइट की एक्सीडेंट हो गई तो पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे? इतना सब कुछ, फिर आने जाने में इतना टाइम है, वहां पे छुट्टी मिलेगी नहीं मिलेगी, सेविंग करनी पड़ेगी क्योंकि टिकट भी उतना महंगा होगा। अच्छा जी, ये जो पैसे की सेविंग की है वो बच्चों की फी में भरे, या घर का रेंट दे दे, या फिर इंश्योरेंस भरे, कार का इंश्योरेंस करे, घर का इंश्योरेंस करे, हेल्थ इंश्योरेंस करे, बच्चों का इंश्योरेंस करे, कहाँ कहाँ हम पैसे भरे, या फिर फ्लाइट में गवाए। इतना उनको कैलकुलेट करना पड़ता है कि गलती से 3-4 साल में एक बार आ पाते हैं। तो इतनी ज्यादा माइजरी हो जाती है उनके लिए, फिनेंशियल माइजरी कहते हैं उसको। तो कोशिश करना जितना हो सके अपने देश की इंपॉर्टेंस को समझो। बहुत अच्छा देश है हमारा, अभी डेवलपिंग है, अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है। तो मैं ये सब कुछ क्यों बता रही हूँ? बिकॉज द सोल्जर्स ऑफ इनमिकल किंग्स विथ रिलीजियस प्रिंसिपल्स ही शुड रूल ओवर द वर्ल्ड। तो जो भी हम अपने अपने जो दूसरे जो सोल्जर्स होते हैं उनकी ईर्ष्या पे मात पाना और फिर अपने वर्ल्ड पे रूल करना, ये क्षत्रियों का काम होता है। कंसिडरिंग ऑल एस्पेक्ट्स, अर्जुन हैड नो रीजन टू रिफ्रेन फ्रॉम फाइटिंग। अर्जुन को कोई कारण ही नहीं था कि वो फाइट क्यों ना करे। इतने सारे कारण तो है उसके पास कि सामने ईर्ष्या वाले लोग बैठे हैं, तो उनपे अहिंसा नहीं कर सकता, तुम्हें हिंसा करनी पड़ेगी ईर्ष्या वाले लोगों पर। तो अर्जुन के पास अभी कोई कारण नहीं बचा था कि फाइट ना करने का। ही शुड कॉन्कर हिज एनिमीज, अपने एनिमीज पे उसको जीत पानी होगी। ही वुड एंजॉय द किंगडम, किंगडम एंजॉय करने को मिलेगा। देखो श्लोक में लास्ट लाइन में बताया है ना, लबंते युद्धम दृश्यम सुखी न क्षत्रिय पार्थ। तो अर्जुन को सुख ही सुख मिलना है, लेकिन उसका मन इतना ज्यादा फूलिश बना रहा है ना उसको, उसका मन उसको उल्लू बना रहा है। वो कह रहा है कि तुम्हें किंगडम मिलेगा तो भी तुम दुखी हो जाओगे। ये तो ऐसे हो गया, क्या फायदा इतना घर बनाकर, घर बना के भी मैं दुखी होने वाला हूँ। क्यों बनाओगे? घर में आप भागवतम का क्लासेस ले लो, घर में बड़ा सा मंदिर बनाओ कृष्णा का, घर में लोगों को बुलाओ, भागवत करो,
भगवत गीता करो, ब्राह्मणों का भोजन कराओ, फिर आप बड़ा घर बनाओगे तो बड़ा घर भी आपको सुख देगा। ये तो ऐसे हो गया कि मुझे बड़े घर में आनंद इसलिए नहीं आएगा क्योंकि XYZ, ऐसे नहीं होता। तो अर्जुन ने खुद ही अपने मन से ही अपने आप को दुखी करने का डिसीजन ले लिया था। तो कृष्णा इसलिए उसको थोड़ा सा नीचा देख रहे थे और बोल रहे थे, अर्जुन तुम्हें तो मना करने का कोई कारण ही नहीं है, तुमने तो खुश रहना है, क्योंकि तुम्हें तो वैसे भी स्वर्ग प्राप्ति होने की, तुम अगर मर गए बैटल फील्ड में तो भी तुम्हें स्वर्ग प्राप्ति होनी है, तुम्हें तो अगर जिंदा रहे तो भी तुम्हें हस्तिनापुर एंजॉय करने को मिलेगा, तो तुम्हें रोने का कारण नहीं है, शोक मनाने का कारण नहीं है। अगर इफ ही शुड डाई इन द बैटल, he would be going to heavenly planets whose doors were wide open for him। तो अर्जुन के लिए स्वर्ग के दरवाजे ऑलरेडी खुले थे। जैसे ही आप युद्ध भूमि में पांव रखते हो ना, आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। इसलिए कहते हैं आर्मी इज अ वेरी नोबल प्रोफेशन। आर्मी में जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है, क्यों इतना बड़ा लेवल पे सेलिब्रेशन होती है, POP जो पूरा देहरादून में इवेंट होता है, वो इतना बड़े लेवल पे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, माता पिता इतने प्राइड से क्यों स्टार लगाते हैं, ऑफिसर जो छोटे छोटे बच्चे हैं ऑफिसर बने उनके कंधे पे स्टार लगाते हैं, इतने खुश होके क्यों करते हैं वो लोग, क्योंकि पता होता है कि अभी बेटा कमीशन हो गया, इसका मतलब उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुले हैं। अब माता पिता की जिम्मेदारी, आध्यात्मिक जिम्मेदारी भी माता पिता कहीं ना कहीं गिव अप कर सकते, क्योंकि बेटा ही स्वर्ग पहुंचा तो माता पिता भी पितृलोक नहीं पहुंचेंगे, माता पिता भी मिनिमम स्वर्ग लोक तो पहुंचेंगे, क्योंकि बेटे ने ही स्वर्ग तक सीढ़ी चढ़ चुका है ऑलरेडी, भले वो मरे ना मरे युद्ध भूमि में, जरूरी नहीं है कि उसने युद्ध भूमि में मरना ही चाहिए। जस्ट अप्लाइंग फॉर आपका कमीशन हो जाता है तो भी आप एलिजिबल हो जाते हो। द डोर्स आर वाइड ओपन टू द सोल्जर्स, सो फाइटिंग वुड बी फॉर हिज बेनिफिट इन ईदर केस। उसके लिए फाइटिंग दोनों तरफ से अच्छा है, मरा तो भी अच्छा है स्वर्गलोक, जिंदा रहा तो भी हस्तिनापुर एंजॉय करेगा। ठीक है, भगवत गीता की जय, शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, छोटे छोटे भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्ण माता जी।